गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है 25 अगस्त 2020 और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 22। आज का सब्जेक्ट है हमारा सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल स्टडी। ठीक है, और सोशल स्टडी में आज हमें इतिहास का टॉपिक मिला हुआ है समाजवाद। क्या मिला हुआ है? समाजवाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज हम समाजवाद के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक अनाउंसमेंट वीडियो बनाया था आप सभी बच्चों की वोटिंग के लिए, जिसमें आप हमें बताने वाले थे कि मास्टर सीरीज के कौन से सब्जेक्ट की हम क्लासेस शुरू करें। ठीक है, तो जिस बच्चे ने वो अनाउंसमेंट वीडियो नहीं देखा है वो अनाउंसमेंट वीडियो देखिए और उस पर जाकर वोटिंग करें। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है समाजवाद। समाजवाद पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में, पिछली सोशल स्टडी की वीडियो में मैंने आपको एक टास्क क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि लोकतंत्र हमारी किन किन देशों में लोकतंत्र प्रणाली फॉलो होती है। सभी बच्चों ने उसके बहुत अच्छे जवाब दिए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया, आप लोगों ने आंसर किया और सभी बच्चों ने सही जवाब दिए। लेकिन जवाब देने में बच्चों आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। मैंने आपसे बोला था कि हमारी एशियन कंट्रीज में 2 लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश बताने थे। ठीक है, आपने ऑल ओवर वर्ल्ड की लोकतांत्रिक प्रणाली वाली 2 कंट्रीज बताई, पर सभी बच्चों ने ऑल ओवर वर्ल्ड की जो भी कंट्रीज के आंसर दिए वो बिल्कुल करेक्ट थे। नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं और मुझे पता है कि मेरे सभी सवालों के आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। आगे देख लेते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है समाजवाद। चलिए देखते हैं समाजवाद क्या होता है। समाजवाद का अर्थ, इस शब्द का प्रयोग अलग अलग समय, स्थान और लोगों के द्वारा अलग अलग उद्देश्यों और संदर्भ में किया जा रहा है। समाजवाद आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उनके वितरण को समझाता है। यानी कि समाजवाद है क्या? समाज, सभी बच्चों को पता है समाज क्या होता है? सोसाइटी जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो समाजवाद क्या होता है? समाजवाद आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक मीन्स होता है जिसमें हम समाज में जितनी भी पैसे होते हैं, किसके पास है, किसके पास अधिकार है, इन सारी चीजों की बात करते हैं। तो आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए, यानी आर्थिक और सामाजिक दोनों विषयों पर हम विचार करते हैं। किसमें? समाजवाद में। ठीक है, और धन संपत्ति का स्वामित्व किसके पास होगा, उसका वितरण कैसे होगा, ये भी सारी चीजें आ जाती हैं समाजवाद में। अब इसको आप डिटेल में कैसे समझेंगे जब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हम पहले पूरी वर्कशीट सॉल्व करेंगे। वर्कशीट डिस्कस करने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और आपको आंसर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आंसर्स वीडियो के साथ साथ आपको टेलीग्राम पे भी दिए जाएंगे। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करके आंसर्स की पीडीएफ ले सकते हैं और वहां से आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं। समाजवाद की विशेषताएं क्या होती हैं? ध्यान से सुनेंगे। समाजवाद निजी संपत्ति, निजी मतलब होता है जो हमारी अपनी खुद की संपत्ति होती है। समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। इसका अर्थ ये होता है, निजी संपत्ति का अर्थ होता है जैसे अगर किसी के पास बहुत पैसा है, ठीक है, पूरे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो उनकी अपनी निजी संपत्ति हो गई। और अगर हम सारे अधिकार उनको ही दे दें, सारे डिसीजन लेने की पावर उनको दे दें, तो क्या हमारे साथ सही होगा? नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी संपत्ति होगी तो क्या होगा, वो अपने बेनिफिट वाली चीजें, अपने बेनिफिट वाले डिसीजंस लेंगे। तो इसलिए समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है कि निजी संपत्ति पर आधारित अधिकार नहीं मिलने चाहिए। नंबर 2, यह पूंजीवाद और मुक्त बाजार के खिलाफ है। पूंजीवाद बाजार क्या होता है? पूंजीवाद बाजार होता है वो बाजार जहां पे पैसे वाले जो लोग होते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, वही डिसीजंस लेते हैं और उन्हीं के डिसीजंस बाकी सबको फॉलो करना पड़ता है जिनके पास कम पैसा होता है। तो क्या ऐसा होना सही है? नहीं, ऐसे तो छोटे व्यापारी का हमेशा नुकसान होगा। सारे डिसीजन कौन लेगा? जो बड़े व्यापारी होंगे, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा। इसलिए यह पूंजीवाद और मुक्त बाजार के खिलाफ है। तीसरा, नंबर 3, इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए। यानी समाजवाद हमें यह कहता है कि समाज में उत्पादन और वितरण
किसके हाथ में होना चाहिए? या तो सरकार के हाथ में होना चाहिए या फिर समाज के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, सब अगर सरकार के हाथ में होगा तो सरकार को सबके बारे में सोचना पड़ेगा, चाहे वो अमीर है या गरीब है। ठीक है, और अगर पूंजीवादी लोगों के पास होगा तो सिर्फ वो अपने फायदे की सोचेंगे। तो इसलिए या तो समाज के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि समाज के हाथ में होगा तो सबका भला होगा, या सरकार के हाथ में होना चाहिए, तब भी सबका भला होगा। अगला है, समाजवाद में राज्य और नागरिकों के कर्तव्य व अधिकारों के वितरण पर भी विचार किया गया है। तो क्या है इसमें? समाजवाद में राज्य, जिसमें राज्य और नागरिक मतलब राज्य और राज्य में रहने वाले जितने नागरिक होते हैं के कर्तव्यों व अधिकारों के वितरण पर भी विचार किया गया कि समाज में रहने वाले जो नागरिक होते हैं उनके सिर्फ अधिकार नहीं होते हैं, उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम समाज के नागरिक हैं तो हमें हमारे अधिकार भी पता होने चाहिए, लेकिन साथ में हमें हमारे कर्तव्य भी पता होने चाहिए और हमें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। अगर हम सरकार से कहेंगे कि सरकार ने हमारे लिए ये नहीं किया, सरकार ने हमारे लिए वो नहीं किया, तो और अगर हम खुद गलत काम करते हैं, हम अपनी सरकारी प्रॉपर्टी को बेकार कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं, तो हम अपने अधिकारों की डिमांड कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमें अपने अधिकारों की डिमांड भी करनी है, पर साथ में अपने कर्तव्यों का पालन भी करना है। आगे देखते हैं, यूरोप में समाजवाद आने की परिस्थितियां। यूरोप में समाजवाद क्यों आया? उस कौन सी परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण यूरोप में समाजवाद आया, वो देख लेते हैं। नंबर 1, फ्रांसीसी क्रांति से समानता, बंधुत्व यानी कि भाईचारा, बंधुत्व का मीनिंग होता है भाईचारा, न्याय जैसे विचारों का पूरे यूरोप में फैलना। फ्रांसीसी क्रांति से पहले ऐसा नहीं था, पर फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ये भावना उत्पन्न हो गई कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। समानता मतलब सब बराबर है, ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके अंदर समानता की भावना होनी चाहिए, बंधुत्व, सबके अंदर भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और सबके साथ एक जैसा न्याय होना चाहिए। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में क्या हुआ कि लोगों के अंदर ये भावनाएं उत्पन्न हो गई कि हम सभी में समानता होनी चाहिए, सबके अंदर भाईचारा होना चाहिए और सबको एक जैसा न्याय मिलना चाहिए। ये भावना सबके अंदर उत्पन्न होने लगी। नंबर 2, सामंतवाद का कमजोर होना और नए राष्ट्रों की उदय की भावना। लोगों के अंदर एक भावना उत्पन्न हो गई कि जो सामंतवाद है उसे खत्म होना चाहिए, पूंजीवादी को खत्म होना चाहिए और एक नए राष्ट्र का उदय होना चाहिए जिसमें सबको इक्वल राइट्स मिले। अगला क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या। औद्योगिक क्रांति मतलब जितने भी नए नए बिजनेस शुरू होते जा रहे थे, नए नए उद्योग स्टार्ट होते जा रहे थे, नए नए कारखाने बढ़ते जा रहे थे, तो इसे बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव के साथ पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष बढ़ना। वर्ग संघर्ष मतलब होता है कि जो अमीर लोग होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं उन दोनों के बीच में एक वर्ग होता है, यानी कि डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मजदूरों की संख्या, औद्योगिक क्रांति आ गई, बहुत सारी कारखाने खुलने लगे, मजदूरों की डिमांड बढ़ती गई, मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। ठीक है, और जो पूंजीपति होते हैं वो क्या करते हैं, उद्योग से और पैसा कमाते हैं और अमीर बनते जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों के बीच में वर्ग संघर्ष जो था वो ज्यादा बढ़ने लगा। जब आप काम करते हैं तो आपकी कुछ अधिकार होते हैं और आप अपने अधिकारों की डिमांड करते हैं और वो पूरी नहीं होती है तो क्या होता है, विवाद शुरू हो जाता है। तो यही सारी चीजें शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट है, विज्ञान की नवीन खोजों और यातायात के साधनों में विकास के साथ व्यापार और मध्यम वर्ग का तेजी से उदय होना। विज्ञान की नवीन खोज यानी कि साइंस में नई नई टेक्नोलॉजी की खोज होती जा रही थी, नई नई मशीनें आती जा रही थी। यातायात के साधनों में विकास, यातायात यानी कि जो भी कन्वेंस फैसिलिटी होती है, जो ट्रक्स होती हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उसमें भी विकास होता जा रहा था। नई नई तरह की यातायात सुविधाएं आती जा रही थी। के साथ व्यापार, अगर यातायात बहुत अच्छा होगा और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होगी तो व्यापार कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा और डेवलप होगा। तो यूरोप में क्या हुआ कि यातायात के साधन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होता चला गया। ठीक है, साथ में विज्ञान की नवीन खोज, टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई। टेक्नोलॉजी की वजह से वहां का जो बिजनेस था, वहां का जो व्यापार था वो कैसा होने लगा, और बढ़िया होने लगा और अच्छा होने लगा। ठीक है, तो लोगों में डेवलपमेंट होने लगी और मध्यम वर्ग का
तेजी से उदय होना। मध्यम वर्ग मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं जो ना तो बहुत गरीब होते हैं ना ही बहुत अमीर होते हैं। तो ऐसे लोग क्या करने लगे, बहुत ज्यादा काम करने लगे, पैसा कमाने लगे और उनकी प्रोग्रेस होने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब प्रोग्रेस होने लगी तो उनकी फिर अपनी कुछ डिमांड्स बढ़ने लगी। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, हीगल जैसे समाजशास्त्रियों का प्रभाव। ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल, इन लोगों ने अपनी कुछ सोच थी जो लोगों को बताई कि समाजवाद में ये चीजें समाज में होनी चाहिए, सबको एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी लोगों के दिमाग पे असर डालने लगी, लोगों के ऊपर प्रभाव डालने लगी, और इन सभी प्रभावों का जो रिजल्ट निकला वो निकला समाजवाद। समाजवाद पैदा होने लगा कि सबको अब सोसाइटी में समाजवाद होना चाहिए, यानी कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सबको एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए, समाज में सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो अमीर लोग हो वो सिर्फ अमीर होते जा रहे हो, जो गरीब हो वो सिर्फ और गरीब होता जा रहा हो, और बीच में जो वर्ग में डिफरेंस है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके साथ एक जैसा न्याय होना चाहिए। यूरोप में समाजवाद आने की ये कुछ परिस्थितियां आ गई थी। आगे देखते हैं, यूरोप में बदलते हालात, क्या क्या हालात बदल गए थे। तीन पार्ट्स में लोगों की जो सोच थी वो तीन तरीके की अलग अलग सोचों में लोग डिवाइड हो गए थे। ठीक है, तो पहली जो थी वो कौन सी थी, पुरातनवादी, दूसरी थी रेडिकल और तीसरी थी उदारवादी। तीन तरह की सोच वाले लोग हो गए थे। तो पुरातनवादी सोच क्या थी, पुरातनवादी सोच ये थी जो पुराने शासन तंत्र यानी राजतंत्र और सामंतवादी राजनीति व्यवस्था के समर्थक थे। तो पुरातनवादी लोग वो थे जो ये मानते थे कि सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए, राजतंत्र होना चाहिए, जो राजा का बेटा है वही दोबारा राजा बनेगा, चाहे उसके अंदर क्षमता हो राजा बनने की या ना हो, लेकिन राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वही शासन करेगा समाज पे। ये पुरातनवादी लोगों की सोच थी। नंबर 2 पे थे रेडिकल। रेडिकल लोग जो थे वो आमूलचूल परिवर्तनवादी थे। इनका क्या मानना था, इनका मानना था आबादी में बहुमत के आधार पर शासन चाहते थे। आबादी में बहुमत मतलब जितने भी लोग थे वो चाहते थे कि हम लोग मिलके किसी एक पर्सन को, हम लोग हमारे बीच में से किसी एक पर्सन को खड़ा करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये जो बंदा है ये हमारे लिए शासन करेगा, मतलब ये बनेगा हमारा राजा। ठीक है, तो राजा बनने की प्रक्रिया क्या होगी कि सभी लोग वोटिंग करेंगे, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो बंदा बनेगा राजा। तो रेडिकल और आमूलचूल परिवर्तनवादी लोगों का क्या मानना था, वो उनका मानना था बहुमत के आधार पर शासन होना चाहिए, यानी कि जो राजा बनेगा उसके लिए वोटिंग होनी चाहिए और जिसको बहुमत मिलेगा, जिसको सबसे ज्यादा वोटिंग मिलेगी वो राजा बनना चाहिए। सभी प्रकार के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। विशेषाधिकार मतलब पहले जो पूंजीपति होते थे वही राजा का बेटा जब राजा बनता था तो उनको सारे अधिकार मिलते थे। तो इनका ये मानना था कि इनको ऐसे विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि ऐसे विशेषाधिकार मिलने से क्या होता है कि ये लोग कई बार गलत फैसले भी कर देते हैं, इसलिए विशेषाधिकार के खिलाफ थे रेडिकल लोग। उसके बाद है संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही हो, इसका विरोध करते थे। इन लोगों का यह भी मानना है कि संपत्ति सिर्फ देश में कुछ लोगों के पास हो और बाकी सारे गरीब रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मेहनत कर सकता है, जो भी कमा सकता है संपत्ति, उसको संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये लोग खानदानी रईस हैं और इनके पास ढेर सारा पैसा है तो फ्यूचर में सिर्फ इन्हीं को अधिकार है पैसा रखने का और किसी को नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका मानना था संपत्ति कुछ लोगों के पास रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जो भी कमा सकता है उसको संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं उदारवादी। उदारवादी जो लिबरल सोच वाले लोग थे उनका क्या मानना था, इनका ये मानना था वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वंश आधारित मतलब होता है जो राजा का बेटा राजा होता है उसे बोलते हैं वंश आधारित। तो इनका ये मानना था कि राजा का बेटा राजा ना बने, वंश आधारित सत्ता ना हो। अगला क्या था, न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों से शासन व्यवस्था चाहते थे। ये लोग ये चाहते थे कि न्यायपालिका बने, देश में क्या बने, न्यायपालिका बने जो सबके साथ न्याय करे, एक जैसा न्याय करे पूरे देश में, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों की शासन व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि न्यायपालिका बनाए, वो शासन के नियम बनाए, वो न्याय करने के नियम बनाए और उसके अनुसार न्याय व्यवस्था चलनी चाहिए। शासन धर्म के स्थान पर संविधान द्वारा नियंत्रित
होने के समर्थक थे। ये लोग ये मानते थे कि शासन किसके द्वारा होना चाहिए, संविधान के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, शासन धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए, किसके नाम पे होना चाहिए, संविधान के नाम पे होना चाहिए। एक संविधान बनना चाहिए जो पूरे देश के हर एक नागरिक के लिए सेम होना चाहिए। वो संविधान में चाहे देश का कोई इंसान अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके लिए एक जैसा संविधान हो और एक जैसे संविधान से ही पूरे देश में सभी लोगों के लिए न्याय होना चाहिए। ये उदारवादी सोच वाले लोगों का मानना था। तो इस तरीके से पुरातनवादी, रेडिकल और उदारवादी तीन तरह की सोच के लोग बट गए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पेरिस कम्यून का गठन, जो कि मजदूरों कामगारों का प्रथम विशाल संगठन था। उसके बाद एक पेरिस कम्यून गठन बना। पेरिस कम्यून का मतलब एक आप कह सकते हैं ग्रुप बना था, जिसमें जो मजदूर काम करते थे उनका एक संगठन बनाया गया था। ठीक है, नंबर 2, जगह जगह सामाजिक और राजनीतिक क्लबों का निर्माण हुआ, जहां खूब गर्मा गर्म बहसें हुआ करती थी। मतलब जगह जगह बहुत सारी क्लब बनाए गए जिसमें लोग बैठ के बात करते थे कि सामाजिक के लिए क्या क्या और राजनीतिक, मतलब आपस में बहस करते थे और डिस्कस करते थे, अपनी अपनी टॉपिक्स को डिस्कस करते थे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। जैसे हम न्यूज में कई बार देखते हैं अपनी अपनी बात को रखना, तो इस तरीके से अपनी अपनी बात को रखा जाता था। आगे है, महिलाएं अब सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक जीवन में बड़ी संख्या में आने लगी थी, यानी महिलाएं भी सामने आने लगी थी। इससे पहले महिलाएं ज्यादा सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब महिलाएं भी सामने आने लगी थी, अपने विचारों को प्रकट करने लगी थी और वो भी बता रही थी कि उनको भी सबके जितना ही सम्मान मिलना चाहिए और अधिकार मिलने चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये था समाजवादी। इसमें हमने डिस्कस किया आज की समाजवादी क्या है और यूरोप में समाजवाद कैसे कैसे फैला। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, समाजवाद में किन बातों पर विचार किया जाता है। ठीक है, हमारा प्रश्न 2 है, समाजवाद धन और उत्पादन के साधनों पर क्या विचार प्रकट करता है। प्रश्न 3 है हमारा, यूरोप में किन किन परिस्थितियों के कारण समाजवाद समर्थक विचार फैले। और 4th क्वेश्चन है हमारा, रेडिकल आमूल परिवर्तनवादी और लिबरल उदारवादी वैचारिक रूप से किस तरह अलग थे। और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, आपको मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष के क्या कारण लगते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो ये है हमारे 5 क्वेश्चंस जो हमारे आज की वर्कशीट के बेस पे दिया गया है, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके आंसर्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे आंसर्स। आंसर नंबर 1 क्या है, समाजवाद में आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार किया जाता है। तो पूछा गया था कि समाजवाद में किन बातों पर विचार किया जाता है। समाजवाद में आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार किया जाता है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था हमारी वर्कशीट में कि समाजवाद में क्या होता है, समाजवाद में धन संपत्ति का स्वामित्व यानी कि अधिकार और वितरण, किस किस के पास संपत्ति कितनी होनी चाहिए, कैसे कमाना है उसको, इसका अधिकार, इसका नियंत्रण किसके अधीन होना चाहिए, समाज के अधीन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए, समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। समाजवाद क्या बोलता है कि अगर निजी संपत्ति के आधार पर क्या फैसले होने चाहिए, नहीं, तो समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। ठीक है, इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के अधीन होना चाहिए, पूंजीवाद या मुक्त बाजार के अधीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आंसर, यूरोप में निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण समाजवाद समर्थक विचार फैले। क्या क्या परिस्थितियां थी वो हम देख लेते हैं। हमारी परिस्थिति नंबर 1, औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों व पूंजीपतियों के मध्य वर्ग संघर्ष बढ़ना, यानी इनके बीच में वर्ग संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया था। किसके बीच में, औद्योगिक क्रांति के कारण जो पूंजीपति थे यानी कि जो पैसे वाले लोग थे और दूसरे मजदूर, इन दोनों के बीच में संघर्ष बढ़ने लगा था। नंबर 2, सामंतवाद का कमजोर होना। सामंतवाद यानी कि जो पूंजीपति लोगों को अधिकार मिला हुआ था वो धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। तीसरा है, फ्रांसीसी क्रांति से समाज में समानता
बंधुत्व तथा न्याय जैसे विचारों का उदय उदय होना। लोगों के अंदर ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे थे कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सबको मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहिए और सबके साथ एक जैसा न्याय होना चाहिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसका लास्ट पॉइंट है विज्ञान की नवीन खोजों और यातायात के साधनों में विकास के साथ व्यापार और मध्यम वर्ग का तेजी से उदय होना। ठीक है, यानी कि विज्ञान की नवीन खोज, विज्ञान की नई नई खोज हो रही थी और यातायात के साधन डेवलप हो रहे थे जिससे बिजनेस डेवलप हो रहा था। तो मध्यम वर्ग के जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, जो पहले गरीब थे, वो भी अब कैसे हो रहे थे, प्रोग्रेस कर रहे थे। तो अब हम आते हैं आंसर नंबर 4 पे। आंसर नंबर 4 पे हमें बोला है इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है, रेडिकल और लिबरल के बीच में क्या करना था, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएट इसलिए मैंने टेबल बना के किया है ताकि आपको आसानी हो जाए। नंबर हमने 3 पॉइंट्स में आंसर दिया है, इसको ध्यान से देखेंगे। बहुमत के आधार पर शासन चाहते थे कौन से लोग, रेडिकल लोग। जो रेडिकल सोच वाले लोग थे वो ये चाहते थे कि बहुमत के आधार पर शासन होना चाहिए, यानी कि सब लोग वोटिंग करें और वोटिंग में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वही शासक यानी कि राजा बने। जबकि लिबरल लोग क्या चाहते थे, शासन संविधान द्वारा नियंत्रित होने के समर्थक थे। यानी ये लोग ये चाहते थे कि शासन किसके द्वारा हो, संविधान के द्वारा हो। एक संविधान तैयार किया जाए और उसी के अनुसार सभी देशों में, पूरे देश में वही संविधान फॉलो हो और उसी के अनुसार शासन हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, रेडिकल लोग सभी प्रकार के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। रेडिकल सोच वाले लोगों का यह मानना था कि किसी भी इंसान के पास या किसी भी पूंजीपति के पास कोई भी विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। ठीक है, लिबरल लोग क्या मानते थे, वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। ये लोग ये मानते थे कि वंश आधारित यानी राजा का बेटा राजा जो है, ऐसी इनके राजा का बेटा जब राजा बनता है तो वंश आधारित शासक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनियंत्रित सत्ता। अनियंत्रित मतलब राजा का बेटा राजा कितनी पीढ़ियों से बन रहा है, ये नहीं होनी चाहिए, अनियंत्रित सत्ता नहीं होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही हो का विरोध करते थे। रेडिकल लोग ये मानते थे कि संपत्ति लेने का, रखने का अधिकार कुछ ही लोगों के पास हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मेहनत कर सकता है सबको अधिकार होना चाहिए संपत्ति रखने का। जबकि लिबरल लोग मानते थे न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों से शासन व्यवस्था चाहते थे। यानी कि लिबरल लोग ये चाहते थे कि न्यायपालिका बनाई जाए और वो जो नियम बनाती है, जो कानून बनाती है, उसके अनुसार पूरे देश में शासन होना चाहिए। ये था रेडिकल और लिबरल के बीच में डिफरेंस। अब हम देख लेते हैं लास्ट आंसर, आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 क्या है, पूंजीपतियों के पास विशेषाधिकार होते थे। पूछा गया है कि कारण क्या थे ना, मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच में जो गैप आता जा रहा था उसके कारण क्या थे। तो पूंजीपतियों के पास विशेषाधिकार थे, यानी कि कुछ अलग से राइट मिलते थे उन्हें, जिससे वे मजदूरों के अधिकारों का हनन करके शोषण करते थे। यानी कि जैसे उनको कम इनकम देते थे, कम पैसे देते थे, ज्यादा काम करवाते थे, इस तरीके से उनके अधिकारों का शोषण करते थे। नंबर 2, वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता थी, जिससे मजदूर वर्ग और गरीब होता जा रहा था। यानी राजा का बेटा राजा बन रहा है, चाहे वो कैपेबल है या नहीं है, फिर भी वो राजा बन रहा है, और जो गरीब इंसान है वो फिर भी गरीब ही है, मजदूर ही है, उसको आगे आने का मौका ही नहीं मिल रहा है, इसलिए वो और गरीब होता जा रहा है। लास्ट पॉइंट है, समाज में पूंजीपतियों व मजदूरों के बीच का वर्ग अंतराल बढ़ता जा रहा था। यानी कि अमीर और अमीर होता जा रहा था और गरीब और गरीब होता जा रहा था। तो ये हैं हमारे आज के 5 क्वेश्चंस के आंसर्स, और ये आंसर्स आपको टेलीग्राम पे भी मिल सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और उस पीडीएफ से भी आप अपने आंसर्स को लिख सकते हो, या यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, सभी बच्चों को मैंने आपकी वीडियो के शुरू में भी बताया था कि हमने एक अनाउंसमेंट वीडियो कल बनाया था। वो अनाउंसमेंट वीडियो आप सभी बच्चों को देखना है और उसमें वोटिंग करनी है। उसमें आपसे पूछा गया है कि आपको, हम एक मास्टर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th और 10th के लिए। उसमें आप सभी बच्चों को कुछ सब्जेक्ट यानी कि साइंस, मैथ्स और एसएसटी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी मीडियम में पढ़ाई जाए या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाए, और कब से हम वो सीरीज शुरू करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में आपको वोटिंग करनी है कि आप कौन से सब्जेक्ट को प्रेफर करते हो, कि हमें सबसे पहले शुरू करना चाहिए और कौन से मीडियम में शुरू करना चाहिए। जितनी ज्यादा वोटिंग करेंगे आप इस हफ्ते में, तो हम नेक्स्ट वीक से हमारी मास्टर सीरीज शुरू कर देंगे और आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। वो मास्टर सीरीज स्पेशली उन बच्चों के लिए भी बनाई जा रही है
जिन बच्चों का सिलेबस काफी पीछे चला गया है या जिनको बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई हैं, हम उसमें आपको चैप्टर 1 से लेकर 1 बाय 1 हर एक चैप्टर पढ़ाएंगे और उसका रिवीजन भी करवाएंगे और उसके नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो सभी बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को हमारे चैनल पे आना है, हमारी वीडियोस को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वोट करना है। कमेंट बॉक्स में जाके अपना वोट करके बताना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट की क्लास चाहिए और कौन से मीडियम में चाहिए, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में या दोनों मीडियम में। आई होप अब मैंने जो आपको पढ़ाया वो आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आप सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और मुझे विश्वास है कि आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे और वोट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, और हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे से एक्टिव होकर पार्टिसिपेट किया और क्वेश्चन का आंसर किया। मुझे पता है आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं और हम अपने नेक्स्ट सीरीज में भी, नेक्स्ट वर्कशीट में भी आपसे नए नए क्वेश्चंस इस तरीके से पूछते जाएंगे ताकि आप आंसर्स करें। इससे क्या होगा कि आपकी जनरल नॉलेज भी स्ट्रांग होगी और आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज भी होता जाएगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन होगा जनरल नॉलेज का वो आपके चैप्टर से बेस्ड होगा। और आपको पता है कि आपके एग्जाम में अब आपके एग्जाम में अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के होते हैं और आपको ऑप्शन क्लिक करना पड़ता है। ऑप्शन या तो आपका सही होगा तो पूरे नंबर, गलत होगा तो पूरे 0 मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी प्रैक्टिस के लिए भी हम ये सीरीज शुरू करेंगे। बीच बीच में आपसे इस तरीके से वीडियो में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, आप सभी बहुत इंटेलिजेंट है और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। सभी बच्चों को वोट करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए और सभी बच्चों को वोट करना है। किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।